तो आपने मतलब 15 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था, उससे पहले लिखना शुरू कर दिया था? 3 साल में मैंने लगभग 4-5 एल्बम बना लिए थे, यानी मेरे पास 30-40 गाने थे। तो ये सब करने के लिए उस वक्त कितना खर्चा आता था? आप अपने जेब से खर्चा उठा रहे थे? सारा खर्चा अपनी जेब से ही होता था। मतलब उस वक्त आपके दिमाग में चलता क्या था? दिमाग पे सुरूर चढ़ गया था कि गाना गाना, क्योंकि भोजपुरी में देखिए लोग कहते हैं, वो सच बात है कि वल्गैरिटी है। किसी ने कहा भी था हाँ। कि भाई इसमें शर्मा क्यों रहे हो, ये जब चीज है तो है। आप बना कैसे कर सकते? आज से नहीं है, हाँ, पीछे से चला रहा है। हाँ, गाने ही ऐसे थे, रिमोट से उठा देंगे। लहंगा उठा दे रिमोट से। हाँ। लेकिन पहले से अब बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है, और उसकी वजह भी है कि जैसे बहुत सारी भोजपुरी ऑडियंस है वही सुनना ही चाहती है। उन गानों में एक फीमेल को ऑब्जेक्टिफाई करके तो दिखाया ही जाता, वो गाना ही फीमेल के ऊपर होता है। हाँ, शब्दों से तो कर ही रहे हैं। तो ऐसा सबसे खतरनाक ऑफर जो आया हो, पैसा तो बहुत था पर फिर भी मैंने मना कर दिया। लोग इतने बड़े हुए के बाद में पॉलिटिक्स में चले गए, हाँ। है ना, चाहे मनोज तिवारी जी को ले लो, फिर आपके रवि किशन जी को ले लो, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे आपकी इंडस्ट्री से ही उठ के वहां तक गए हैं। आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने वहां जाके इस इंडस्ट्री के लिए कभी कुछ किया? आपके ऊपर भगवान की कितनी कृपा हो रही है आपके चैनल से कि हाँ। भाई इतने से ऊपर तो मैं कमाई लेता हूँ हर महीने मिनिमम। हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन। एक स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ फिर से हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो हर बार की तरह। आजकल की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में, या मैं कहूँ कि शहर की चकाचौंध वाली जिंदगी में, हम लोग भगवान को कई बार याद करना भूल ही जाते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर हम उनको याद करते हैं, या फिर कभी कभी समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा कुछ मांगना हो तो हम भगवान के सामने हाथ फैलाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे हिंदुस्तान में आज एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनके डेली रूटीन में भगवान की पूजा अर्चना करना उनका एक जिंदगी का पर्याय बन चुकी है। वो लोग अपने आप को भगवान के पास ले जाने के लिए या फिर भगवान को अपने पास महसूस करने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ का सहारा लेते हैं, उनको हम सब कहते हैं भजन्स। और धीरे धीरे भारत में भजन गायक जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और उनको जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। ऐसे ही एक बहुत शानदार भजन गायक जो कि हिंदुस्तान की एक बहुत ही पवित्र भूमि से आते हैं, जिस भूमि के बारे में पिछले साल हम सब ने बहुत सुना। योगी जी ने भी कहा है कि 2024 के महाकुंभ के बाद यूपी उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों को बहुत अच्छे से जानने को मिला है। तो इसी पवित्र भूमि जो कि है प्रयागराज की, वहाँ से आज हमारे साथ हैं वहाँ के भजन गायक पवन तिवारी जी। इनकी यूट्यूब पे 7 लाख से भी ज़्यादा की फैमिली है जो इनके भजन सुनती है और इनके भजनों के सारे भगवान को अपने पास महसूस करती है। तो एक बार फिर से स्किलवाला की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका यहाँ पे हृदय से स्वागत करता हूँ पवन जी। और हम आगे की बातें करें उससे पहले मेरा एक सवाल है, जैसे कि योगी जी ने कहा कि महाकुंभ 2024 के बाद में उत्तर प्रदेश की छवि बदली है, उसके बारे में लोगों का नजरिया बदला है जी। तो आप खुद वहां उस भूमि से आते हैं, आपकी जिंदगी में क्या बदला इस महाकुंभ के बाद? महाकुंभ के बाद तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है। जैसे कि पहले इतने लोग इकट्ठा नहीं होते थे वहाँ पे, तो अब इतने ज़्यादा इकट्ठे भी होने लगे लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाकुंभ में ही वहाँ पे गए इतने सारी भीड़ इकट्ठा हुई, अब उससे और ज़्यादा बढ़ गए जो टूरिस्ट थे। और मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है, जैसे कि अब हम लोग थे कि दूसरे अदर जगहों पे, दूसरी सारी जगहों पे जाके प्रोग्राम्स वगैरह परफॉर्म करते थे जो भजन के हैं या लोकगीत जो भी होते हैं। तो अब वहाँ प्रयागराज में भी हम लोगों को सरकार की तरफ से भी मौका मिलने लगा है कि डायरेक्ट जाके हम लोग सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोग वहाँ पे परफॉर्म करें। अभी महाकुंभ जो पिछला गया अभी फरवरी में, उसमें भी मुझे बुलाया गया था, मुझे जाके वहाँ पे भजनों का परफॉर्मेंस दिया था मैंने। और रेगुलर अभी उससे और हम लोगों को भी फायदा हुआ है, आगे और होता ही रहेगा। ये तो है ही है, क्योंकि अब महाकुंभ और प्रयागराज एक ऐसा आपस में पर्याय बन चुका है कि जितने भी लोगों ने जीवन में पहली बार कुंभ और महाकुंभ के बारे में जाना, जो नई जनरेशन है जो मतलब पिछले 10-12 साल में थोड़ी मैच्योर हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में महाकुंभ मतलब प्रयागराज जी। उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अलग अलग जगह भी होता है जी। तो एक पहचान भी मिलती है वहाँ के लोगों को कि हाँ भाई आप कहाँ से हो, मैं महाकुंभ जहाँ हुआ था वहाँ की जगह से हूँ, प्रयागराज से हूँ। तो बहुत बड़ी बात है। तो एक ऑन अ लाइटर नोट, एक मतलब हंसी का सवाल मैं कह सकता हूँ ये है कि 2024 उस महाकुंभ के टाइम में आपने भी कोई वहाँ बिजनेस वगैरह किया, कोई दांतन वांतन बेचने की दुकान लगाई? नहीं, ऐसा दिमाग में आया था लेकिन किया नहीं। मेरे घर के लोग थे, सब मजाक में बोलने लगे कि चल के हम लोग भी, जब वो वायरल हुआ था एक दातुन वाले का तो बोले कि चल के कुछ हम लोग भी किया जाए, क्योंकि मेरे घर से बहुत नज़दीक है।
तो लेकिन फिर ऐसा कर नहीं सकते, सबके बस की सब चीजें नहीं होती है। फिर आदमी जिस प्रोफाइल में होता है, हाँ, जिस बिजनेस में होता है, जिस समाज जी। में होता है, वो वहां से अलग लेकिन हटके करता है। वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको बहुत फायदा हुआ है। बहुत फायदा है। हाँ, इतनी ज्यादा, अगर करोड़ों हाँ, करोड़ों में लोग आ रहे हैं, और कई कई दिन तो ऐसे थे जिसमें एक क्लेम किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि एक दिन में 1-1 करोड़ से ज्यादा लोग भी आए थे। जी, बहुत ज्यादा लोगों ने स्नान किया और लोकल लोगों को फायदा हुआ, लेकिन जो बाहरी लोग थे उनको नुकसान भी हुआ, हाँ, तकलीफ तो हुई क्योंकि थोड़ी। पेमेंट एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे सब लोग हर चीज का। हाँ, वो तो है, हम भी गए थे। जी, बाइक पे आखिर में जाके कार छोड़ के हाँ, बाइक पे बैठना पड़ा, जी, और बाइक वालों ने जो रेट्स मांगी, वो तो यहाँ पे मतलब जयपुर में कैब से भी अगर हमें एक जगह दूसरी जगह जाना हो तो कैब वाले भी नहीं जी। मांगते। ये तो है। अरे 1-1 हजार रुपए चार्ज किया गया है वहाँ पे, बहुत बिल्कुल। लोग बताए। हाँ, ये तो है ही। तो मतलब अपन आगे बढ़े उससे पहले एक और चीज, जी, प्रयागराज के बारे में अगर आपको किसी को बताना हो कि प्रयागराज क्या है, तो आप कैसे बताते हैं? प्रयागराज तो देखिए, हम मेरा तो घर ही है, ठीक, लेकिन फिर भी अगर कुछ बताऊं मैं 2 शब्द में, तो प्रयागराज एक पुण्य भूमि है, जहाँ पे एक महाकुंभ लगता है, हर साल लगता है, ठीक है, लेकिन कुंभ जो है ये बहुत पूरे पहले से चलता आ रहा है, तो पवित्र भूमि मान के ही उसको वहाँ पे पूजा जाता है। और वहाँ पे संगम है त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती का, तो ज़्यादातर उसी वजह से फेमस है कि यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का संगम हुआ है, तो सब लोग उसपे आके, इसीलिए प्रयाग जहाँ पे संगम होता है उसका नाम प्रयाग होता है, लेकिन इसका प्रयागराज पुराने जमाने से ही नाम चला आ रहा है। ओके। तो इसका नाम पहले इलाहाबाद था, फिर बाद में बदल के प्रयागराज किया गया। हाँ, इलाहाबाद तो लोग बताते हैं कि मुगल के जमाने से हुआ था, पहले से प्रयाग ही था नाम। अच्छा, तो आप लोग आम भाषा में प्रयाग ही बोला करते थे। अब हम लोग तो समझिए, अब अपनी जनरेशन में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सब इलाहाबाद, आज भी नाम चेंज हो गया है, लेकिन मुंह से तो इलाहाबाद ही निकलता है। आदत हो गई उस टाइम। आदत है, वो आदत छूटने में कई साल लग जाएंगे। ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कि प्रयागराज आपके शब्दों में क्या है। अब मैं कहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि हु इज पवन तिवारी, पवन तिवारी कौन है? जी, मैं एक गायक हूँ, सिंगर आप बोलिए इंग्लिश में, और हर तरह का मैं परफॉर्मेंस देता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भजन ही है, जैसा कि आपने इंट्रो दिया। हाँ, एक चीज कह सकते हैं कि भजन मेन है मेरा, मेन है। लेकिन मैं लोकगीत हो गए और भी तरह के जो पारंपरिक चीजें होती हैं उनको भी अपने चैनल पे डालता हूँ और गाता भी हूँ। ओके। जी, तो अभी अगर मतलब आप बताना चाहें हमारे ऑडियंस को, तो अभी आपकी एज क्या है और आपने गाना किस एज से शुरू किया था? जी, अभी मैं 30 साल का हुआ हूँ इसी साल, और गाना मैंने शुरू किया है लगभग आज से 15 साल हो गए होंगे। ओके। तो आपको ये पता कब चला कि आप एक प्रोफेशनल सिंगर बन सकते हैं? जी, प्रोफेशनल सिंगर तो मैं शुरू से, मतलब गायकी में ऐसा ध्यान नहीं था, लेकिन मैं बचपन से ही गाने सुना करता था, गानों का मतलब शौकीन था, एक हिसाब शौकीन से थे। बोलते हैं। तो फिर मेरे पहले शुरुआत किया मैंने गाने लिखने से। ओके। मैंने गाना लिखना शुरू किया क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। इतना गाना मैंने सुना हुआ है कि कोई लिमिट नहीं है। तो मैं गाने लिखना शुरू किया कि मैं पहले, मेरे मन में आया कि गाना मैं लिखूं, तो लिख के मैं दूसरे को दूं। लेकिन जब गाने लगा, लिखता तो गाता भी, सीधी सी बात है। तो फिर मुझे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने सजेशन दिया कि आपको गाना चाहिए। वो खुद गायक हैं, उनके लिए मैं गाना लिखा कुछ। तो बोले कि आप तो गाते भी हो यार, तो गाना शुरू करो। तो मैंने कहीं से सीखा नहीं, सब अच्छा। जो भी है वो सुन के ही है, और सरस्वती माता की कृपा है। ओके, तो आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली प्रोफेशनल कभी भी? ट्रेनिंग मैंने आज तक कहीं नहीं ली है। तो आपने मतलब 15 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था, उससे पहले लिखना शुरू कर दिया था? हाँ, मान लीजिए कि मतलब रेगुलर 15 साल से हुआ, उससे 2-3 साल पहले से मतलब उसमें दिमाग आया था कि हाँ चलिए अभी लिख रहे हैं, फिर गा रहे हैं साथ साथ। ओके। तो आपके परिवार में कभी कोई था ऐसे जिसको सिंगिंग का बहुत नहीं, शौक था? मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड कोई भी संगीत से जुड़ा नहीं है। हाँ, मेरे नाना जी थे। अच्छा। जी, मेरे नाना जी थे, वो गाते थे, वो आँख के सूर थे, अभी तो वो नहीं है। तो वो गाते थे,
और हो सकता है उन्हीं के जरिए मेरे अंदर हाँ आया हो। करेक्ट, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जैसे चैनल्स वगैरह में जो सिंगिंग शोज होते हैं जी। तो वहाँ पे कई बार बच्चों से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि उनके परिवार में कोई ना कोई था, जी। तो कहीं ना कहीं उसका एक असर तो आता ही है। असर तो वहीं से असर हो सकता है मेरे आया हो, क्योंकि हाँ। मेरे घर पे मतलब हाँ कोई भी फैमिली बैकग्राउंड में पीछे भी मतलब अगर मैं बात किया हूँ, पूछा हूँ दादाजी से, उनके भी जो भी थे पिता दादाजी, हाँ। कोई संगीत से जुड़ा हुआ नहीं था। अच्छा, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप अपने परिवार से पहले से सदस्य पहले हैं जो हाँ। सिंगिंग में अपना पूरा कैरियर जी बना रहे हैं। जी तो चलो ठीक है, आपने मतलब आपको शौक था, फिर आपने हल्का लिखना शुरू किया, फिर गाना शुरू किया, जी। तो फिर ये करते करते आप यूट्यूब पे कब आए और ये- कैसे आए? पहले मैं सबसे पहला मेरा एल्बम जो निकाला मैंने वो 2013 में निकाला था। 2013 में मैं देवी माता का ही भजन था, 8 गाने या 9 गाने का था लगभग। चलन माई के दरबार करके एल्बम मैंने पहली बार रिकॉर्ड किया। तो उसके बाद उस वक्त यूट्यूब का इतना वो नहीं था क्रेज, लेकिन फिर भी अपलोड मैंने यूट्यूब पे किया हुआ था। Okay. मेरा एक चैनल था, तो क्योंकि सर्च करके मोबाइल तो हो ही गया था सब उस समय, 2013 की बात है। तो सर्च करते थे तो जैसे अब देखा जाता था कि हाँ टी सीरीज हो गए और भी कंपनी हो गई, सब यूट्यूब पे अपलोड ही करते थे। इतना अपलोड नहीं होता था जितना अभी पिछले 7-8 साल से होने लगा है। तो मैंने भी अपलोड कर दिया था, सिर्फ ऑडियो मैंने बनाया था, वीडियो नहीं शूट किया हुआ था उसका। Okay. तो उस वक्त थे वेबसाइट्स चलती थी, आपको अगर याद हो हाँ, तो वहाँ MP3 download- सॉन्ग्स हाँ, डाउनलोड की download वेबसाइटें चलती थी, बहुत ज़्यादा फेमस होती थी हाँ। सब। तो उस वक्त वो गाने जो भी रिलीज होते थे, सब मेरे ही नहीं बहुत लोगों के, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, बड़े सिंगर हो चाहे छोटे, सबके यूट्यूब से ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनको उन वेबसाइटों से मिलती थी। बिल्कुल, क्योंकि तब वहाँ इंटरनेट से लोग इतना- डाउनलोड करते थे क्योंकि वो हाँ। MP3 का जमाना था। करेक्ट। तो वहाँ पे उसको भेज देते थे हम लोग, वेबसाइट वालों की ईमेल आईडी होती थी, उस पे भेज देते थे और वो लोग अपलोड करते थे। तो मैंने वहाँ पे किया, फिर मैं यूट्यूब शुरू किया, मैंने यूट्यूब प्रॉपर शुरू किया 2016 दिसंबर में। Okay. और वो भी सजेशन मुझे दिया मेरे दोस्त हैं एक सियाराम निषाद जी, उनकी भी कंपनी है म्यूजिक कंपनी निषाद अच्छा। फिल्म्स। Okay. तो उन्होंने सजेशन दिया, वो पीछे मतलब वो पहले से कर रहे थे, लगभग 2 साल से शायद कर रहे थे वो, 2014 से। तो उन्होंने सजेशन दिया कि गाना तो है ही, क्योंकि 2013 से और 16 में 3 साल हो गए थे, तो 3 साल में मैंने लगभग 4-5 एल्बम बना लिए थे, यानी मेरे पास 30-40 गाने थे। उस वक्त एल्बम बनते थे, सिंगल गाने नहीं बनते थे। बिल्कुल। 8 गाने 9 गाने के एल्बम बना करते थे। तो सीडी भी चलती थी, तो सीडी भी हम लोग बनवाते थे, उसको मार्केट में दे देते थे। अब ये था कि भाई पॉपुलैरिटी नहीं थी तो बिकता नहीं था, वो अलग चीज है। लेकिन अब एल्बम बन रहा है तो वो सब प्रक्रिया होती थी। तो ये सब करने के लिए उस वक्त कितना खर्चा आता था? आप अपने जेब से खर्चा उठा रहे थे, घर हाँ, वालों से ले रहे थे, क्या कैसे सारा manage कर- खर्चा अपनी जेब से ही होता था, कोई इसमें पैसा लगाने वाला नहीं। मैं खुद आपको बताता हूँ, मैं खुद रिलायंस में जॉब कर रहा था उस वक्त। Okay. तो रिलायंस कम्युनिकेशन जो थी पुरानी वाली, अनिल अंबानी अनिल वाली। अंबानी जी की, हाँ। तो उसमें मैं काम करता था। तो जो सैलरी आती थी उसी में से बचा के फिर उसको, जैसे रेगुलर तो नहीं बनता था, जैसे अभी महीने में 10-10 20-20 गाने बना देता हूँ। सो वो मान लीजिए कि सीजन आया, जैसे नवरात्रि का आया, या फिर अप्रैल में भी नवरात्रि होती है, तो सीजन का हम लोग काम करते थे कि जैसे अब बजट बना लिए तो 10 गाना तैयार कर लिए, तो फिर उसको रिलीज करते थे। वो पूरा अपने जेब से ही जाता था, उसको कोई देने वाला नहीं था। और जब आप पॉपुलर नहीं हैं तो कोई कंपनी भी आपको नहीं पूछ रही। सही बात है। तो मतलब उस वक्त आपके दिमाग में चलता क्या था? मतलब कोई जुनून था या बस करना है, या फिर कोई सपना बना लिया था कि मैं बन के रहूंगा? मतलब उस वक्त आपके दिमाग उस में क्या समय चलता था? मैं आपको बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे मतलब बहुत पॉपुलर होना है या कुछ है, आज भी नहीं है। तो उस समय बस ये था कि हाँ, एक दिमाग पे सुरूर चढ़ गया था कि गाना है। तो बस पैसे जुगाड़ हो जाते तो जाके स्टूडियो में बना लिया जाता था। सही है। तो मतलब आपने शुरू में ही भजन वजन वाली, और वो जहाँ आपने बताया कि माता जी के हाँ, उससे शुरू किया। हाँ, माता जी के ही गाने से मैंने शुरू किया। फिर उसके बाद 2014 में 5-6 महीने बाद कुछ होली के गाने बनाए, फिर लोकगीत बनाए जो भोजपुरी लोकगीत होते हैं। तो आप जो बचपन में आप बोल रहे थे आप बहुत ज्यादा गाने सुनते थे, हाँ, तो भजन ज्यादा सुनते थे या बॉलीवुड या कोई भी गाना बहुत सुनते थे? शुरुआत से ही भजन सुनता था बहुत ज्यादा, अच्छा। फिर उसके बाद बॉलीवुड, फिर भोजपुरी में तो उस समय मनोज तिवारी जी थे।
आज भी बहुत आज भी हैं। मनोज तिवारी जी, मैं छोटा था, मुझे याद नहीं है, जब से मतलब जानता हूँ मनोज तिवारी जी को सुन रहा हूँ, इतना पता है। उस समय वो टेप वाले कैसेट्स आते थे, उनकी फोटो के साथ वो घर पे चलता था, उसमें वो भी शुरू से देवी माता के ही भजन गाते हैं, पचरा गीत बोला जाता है भोजपुरी में, तो वो सुन के समझिए बड़ा हुआ। जब आप यूट्यूब पे आ गए, आपने अपलोड करना शुरू कर दिया, तब ना तो कोई यूट्यूब एसईओ कोई इतना फेमस था, कुछ नहीं। तो जब आपने यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू किया तो क्या यूट्यूब की तरह से कुछ स्ट्रिक्टनेस आई, कभी कोई कॉपीराइट इश्यूज आए, कोई किसी तरह के कोई भी चैलेंज आए, या फिर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में कोई चैलेंजेस आए? तो आपने ओवरऑल यूट्यूब की जर्नी को स्टार्टिंग के जो पहला 1-2 साल है हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे बच्चों को जी। बताएं। तो मैं 2016 दिसंबर में चैनल अपना क्रिएट किया मैंने। फिर उसके बाद जो भी मेरे पुराने गाने थे पड़े पिछले 3 साल के, वो सारे मैंने अपलोड किए उस पे। तो कॉपीराइट इशू तो पुराना ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि आज का नया है। तो कहीं से कुछ धुन मैच कर रही है, और कुछ मेरे साथ पहले प्रॉब्लम भी हो गया था। जैसे जिस स्टूडियो पे मैं रिकॉर्डिंग किया था, पहले मैं सूरत में रहता था, गुजरात। अच्छा। तो उन स्टूडियो वालों ने उसी जो म्यूजिक ट्रैक था मेरा, उस पे कुछ और लोगों को भी गवा दिया था बिना मेरे परमिशन के। तो वो जैसे दूसरी बड़ी कंपनियों को दे दिए। अब मैं तो पर्सनल मतलब अपना खुद का ही कर रहा था, कंपनी तो मेरी थी नहीं, ना तो मैं अपने गाने डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था कहीं। उस समय इतना किसी को दिमाग में भी नहीं था कि ये चीज़ करना है। तो फिर मैं जब अपने चैनल पे उसको अपलोड किया तो पता चला है कि मेरे ही गाने के म्यूजिक का दूसरी कंपनियों से क्लेम आ रहा है। तो वो सब बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी उस समय। तो उसको फिर डिस्प्यूट कर करके हटवाए, बातचीत करके, और उसके बाद पहले तो मैंने सारा ऑडियो ही अपलोड किया। फिर मैं 2017 से वीडियो बनाना शुरू किया। ओके। तो उस समय लेकिन एक चीज़ थी, जैसे कि 2016 में जब जियो आया था, उसके बाद यूट्यूब उठा था लास्ट में, 2016 लास्ट में। तो उस समय आप कुछ भी अपलोड कर दो, पकड़ लेता था तुरंत, मतलब उसके व्यू अपने आप हो जाते थे। ना तो उसमें एसईओ की जरूरत थी, ना तो टैग की, ना हैशटैग उस समय था, कुछ नहीं था। आप खाली अपलोड कर दो बस, ये हो गया था। तो जैसे मैं कुछ भी अपलोड करता था तो वो अपने आप व्यू होने लगते थे, क्योंकि इतने लोग ज़्यादा यूट्यूब पे भी नहीं थे उस वक्त, धीरे धीरे सब जुड़ रहे थे। तो उस समय के हिसाब से अभी का समय बहुत फर्क है। अभी तो इतने यूट्यूब चैनल हो गए हैं कि कोई लिमिट नहीं है। मुझे तो लगता है कि देख मतलब जो जो देख रहा है उसका यूट्यूब चैनल है। हाँ, ये बात भी सही। सब लोग काम कर रहे हैं। तो यूट्यूब पहले जैसा प्रमोट भी नहीं कर रहा है, मतलब एक सजेशन में वीडियो नहीं जाते हैं। हाँ। पहले हम लोग कुछ भी नहीं करते थे, ऐसे ही अपलोड कर देते थे, चलने लगता था। और अभी इतना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो पे भी मेहनत हो रहा है पहले से ज़्यादा, खर्च भी ज़्यादा हो रहा है, और उसके बाद भी हमें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना आज से 3-4 साल पहले मिलता था। तो पहले से अभी बहुत डिफ़िकल्टी है काम करने में। लेकिन जो भी अगर शुरू करना चाहता है यूट्यूब पे भी अगर काम, कि भाई हम चैनल बनाना है, कुछ करना है, तो कुछ न्यू टॉपिक से करे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि देख के ना करे कि ये कर रहे हैं तो मैं भी यही कर लूँ। तो उसमें यूट्यूब जो है उसको सजेशन दे रहा है और उस पर व्यूज़ आ रहे हैं। जैसे हम लोग हैं, तो जैसे गाने का हमारा चैनल है, तो हम लोग भी सोचते रहते हैं कि कुछ दूसरा भी करें, और करते भी हैं। सिर्फ उसी पे नहीं रुके रहते हैं, नए नए टॉपिक खोज के उस पे काम किया जाता है। तो ये मेरी तरफ से सजेशन रहेगा सभी को कि नए टॉपिक खोजें और उस पे काम करें। ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि जो नई चीज़ है उसको यूट्यूब खुद वॉलंटरीली प्रमोट कर रहा है? हाँ, पुरानी चीज़ों को प्रमोट करना कम कर दिया है। सही, ठीक है। तो अब इससे एक और चीज़, मतलब आजकल जैसे आपको पता है कि जनरेशन गैप अपने टाइम में भी हम लोगों का, हमारे पिताजी लोगों से बहुत होता था, और अब जो नई जनरेशन है जिसको आजकल जेन जी बोल रहे हैं हम लोग तो आपके वहाँ पे, आपकी इस म्यूजिक की दुनिया में जो आप ये लोकगीत कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है उन लोगों का है कुछ इन्वॉल्वमेंट, की बहुत ही कम है, कि नहीं है जेन जी? नहीं, जो आप जेन जी बोल रहे हैं उन लोगों का तो मुझे लग रहा है कि एकदम कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है भोजपुरी में खासकर, क्योंकि जो नए लोग हैं वो बॉलीवुड को फॉलो कर रहे हैं ज़्यादातर। भोजपुरी को कम लोग नए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं ओवरऑल भोजपुरी इंडस्ट्री पे भी कोई फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। पहले से डाउन हुआ है मार्केट? हाँ,
क्योंकि भोजपुरी में देखिए, आप भी अगर देखे होंगे तो लोग कहते हैं, वो सच बात है कि वल्गैरिटी है। ये मेरा एक सवाल भी था कि क्योंकि अभी इससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जी। जिसमें वो बोल दिया गया था, फिर बिहार से बहुत ज्यादा वो बोलने गया, तो फिर किसी ने कहा भी था हाँ। कि भाई इसमें शर्मा क्यों रहे हो, ये जब चीज है तो है तो है। आप मना कैसे कर सकते हो? आज से नहीं है, हाँ पीछे से चला आ रहा है। हाँ, गाने ही ऐसे थे, रिमोट से क्या उठा देंगे। लहंगा उठा दे रिमोट से। हाँ, और जो मतलब आज बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में बड़े बड़े लोग पद हैं। पे हैं, हाँ, उनके वो गाए भी हुए कर गाने चुके हैं। हाँ, तो फिर अब इसमें क्या मना है कि भाई ठीक है, अब किसी कल्चर में कोई लेकिन चीज है तो पहले है। से अब बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। अच्छा, पहले से भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। हाँ, लेकिन कुछ हैं जो बड़े सिंगर, उन लोगों से हम लोग मिलते हैं तो भी बोलते हैं कि भाई आप लोग भी कम से कम आप तो बंद करिए। हाँ, मतलब अब वो नई जनरेशन से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे नहीं, जो पुराने सिंगर जो हैं, हाँ हाँ नाम नहीं लूंगा मैं लेकिन उनसे भी मतलब कम से, अगर वो बंद करें, वो भी कर देते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं हम तो बहुत नहीं कर रहे हैं, अच्छा चीज कर रहे हैं। उनका भी 10 गाना आया तो उसमें से 2 गाने में आपको मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा। और उसकी वजह भी है कि जैसे बहुत सारी भोजपुरी ऑडियंस है, वही सुनना ही चाहती है। अब कई बार वो कई समझदार लोग कहते हैं कि आप अपने चैनल हो चाहे वीडियोस हो, हाँ, आप ये मत दिखाओ कि आपको क्या पसंद है। हाँ, आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आप वो दिखाओ जो जनता जो देखना चाहती जो है। देखना चाहती आज भी जो चीजें भारत में बैन है, है। हाँ, हमें पता है कि क्या क्या चीजें हाँ, बैन है, हाँ, बट सबसे ज्यादा सर्च और डाउनलोड उसी का है। वही उसी का है। तो जनता तो वही चाहती है। हाँ, तो जनता के हिसाब से ही लोग करने लगते हैं। मैंने भी ऐसा नहीं गाया है, गाया है, लेकिन उतना हद तक नहीं गाया हूँ जितना लोग गा देते हैं। ठीक है, तो अभी इस पे क्योंकि- अपन और आगे। और उस पे पॉपुलैरिटी भी मिलती है। हाँ, आप जितना बेकार गाएंगे उतना आपका गाना फेमस होगा। तो मतलब ये कड़वा सत्य है कड़वा सत्य है। कि पैसा और सक्सेस वही है। हाँ, सक्सेस तो जरूर है जब सक्सेस है तो पैसा भी है। कितने सिंगर फेमस हो गए पिछले 4-5 साल में, जो उनको आप सुनोगे तो बोलोगे कि कैसा गा रहा है, लेकिन उनका गाना वैसा है कि वो गाने की वजह से चल रहा है। क्योंकि ऐसे गानों पे क्या आदमी ना शेयर भी बहुत जल्दी करता है। हाँ, अब आप देखो कि भजन को कोई शेयर नहीं करता, बोलो यार ये भजन सुन तेरी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। लेकिन ये वाले गाना बंदा तुरंत भेज के बोलेगा भाई सुन क्या हाल चाल है। हनी सिंह का भी कहते हैं कि एक जमाने में एक ऑडियो गाना आया हाँ, हाँ, मैंने भी सुना। था। तो कहते हैं कि हनी सिंह का था, भला है वो बाद में लोग डिनाई करते हैं कि नहीं नहीं हाँ। उनका नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम में बोला गया और वो हनी सिंह वर्ड इतना फेमस हो गया, हाँ, बाद में उनका जो भी गाना आया बंदा एक बार सुनने के लिए तो पहुंच ही गया, वो तो सर्च करने पे मिल ही जाता है। मिल जाता है। तो ऐसा भी है तो सही, कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के अंदर है। सुनने वाले हैं, बहुत सुनने है। वाले हैं तभी बन रहा है। करेक्ट। तो जैसे अभी ना हाल के सालों में कई ऐसे सिंगर फेमस हुए हाँ। जो कोई अचानक से, जैसे कच्चा बादाम वाले सिंगर को ले लो, या हाँ। फिर वो जो मंडल मैम थी जिनका गाना बाद में हिमेश हाँ। रेशमिया जी ने लॉन्च करवाया, रानू मंडल। रानू मंडल। तो इन लोगों की आवाज सच में मतलब ठीक है, अच्छा गाते थे, पिच थी वो थी, पर हाँ। उनकी आवाज उतनी बड़ी नहीं थी, तो ऐसा बोला गया कि उनको स्टूडियो में लेके गए और वहां पे उनकी आवाज को ऐसा बदल दिया। तो इससे क्या हम जैसा एक बिल्कुल एवरेज आवाज का इंसान भी सिंगर बन सकता है? ऐसा नहीं है। अब जिसको सुर की नॉलेज ही नहीं होगी वो क्या गा पाएगा? क्योंकि हाँ, ऑटो ट्यून यूज होता है पूरी इंडस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है, ऑटो ट्यून सभी यूज कर रहे हैं आज की डेट में। ऑटो ट्यून सॉफ्टवेयर जो है सभी यूज कर रहे हैं। तो उससे तो कितना फर्क पड़ जाता है? उससे फर्क बहुत पड़ता है। जैसे अब पूरी तरह से कोई सुर में नहीं गा रहा है तो उससे पिचिंग करके, वो ऑटोमेटिक भी पिचिंग करता है और मैनुअल भी पिचिंग करते हैं लोग। ओके, तभी ये जो हीरो हीरोइन है, कभी अक्षय कुमार गाना गा देता है, कभी अनन्या देखेंगे पांडे गा देती है। आपको अक्षय कुमार का गाना था एक मुझ में स्पेशल तू। 26 हाँ, पिक्चर मुझ का। में तू। हाँ, उसमें आप देखेंगे आपको ऑटो ट्यून एकदम पूरा पता चल जाएगा। वो अच्छा। रोबोटिक टाइप की आवाज आती है, क्योंकि वो कहना नहीं चाहिए, बड़े लोग हैं, पूरी तरह से नहीं गाए वो। सलमान खान जी भी गाए थे हाँ। वो मैं हूँ हीरो तेरा, हाँ उसमें भी आप देखेंगे रोबोटिक टाइप का ही लगेगा आपको आज। हाँ, तो मैं वही जानना चाहता था कि अगर एक इंसान जिसकी आवाज बिल्कुल ऐसी है और जब वो कहते हैं कि इसका गाना है उसमें आवाज उनकी इतनी अलग आ रही होती है और इतनी अच्छी कर देते हैं, तो ऐसा कुछ तो टेक्नोलॉजी करती होगी। टेक्नोलॉजी तो है ही, आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा यूज हो रही है। इतनी सारी सॉफ्टवेयर हैं कि उसमें लगा के आवाज को, जो एकदम बेकार गा रहा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं उसको अच्छा बना दिया जा इस पे रहा भी है। एक सवाल है, मैं आपसे पूछेंगे। हाँ। यूट्यूब की दुनिया के बारे में पूछेंगे, ऐसा मुझे बॉलीवुड से कोई हाँ, यूट्यूब के बारे में पूछेंगे। जी। लेकिन उससे पहले एक मेरा सवाल है कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि
आपने शुरू भजन से किया, हाँ बट आप खुद कहते हैं कि आप बाद में लोकगीत भी गा रहे हैं, थोड़ा बहुत पार्टी वाले भी गा रहे हैं, हाँ। और जो थोड़ा सा लाइन से थोड़ा सा उधर, बट स्टिल एक लिमिट के अंदर आप वो लिमिट वाले के गाने अंदर भी गा रहे हैं। जी। तो ये सब मिक्स करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, उसका हम लोग भी थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सभी को, ऑडियंस सभी को लेके चलना पड़ता है, नहीं तो एक तरह से हमारा तो है तो बिजनेस ही, बिल्कुल। तो उस हिसाब से सब चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, कुछ चीज़ें मजबूरी में भी करनी पड़ती हैं। मुझे कभी उस तरह के गाने गाने या वीडियो बनाने के मन नहीं करता है, आज भी नहीं करता, लेकिन बीच बीच में बनाना पड़ जाता है क्योंकि ऑडियंस फिर भागेंगी, तो उनको पकड़ के रखने के लिए वो करना पड़ता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम इन दो चीज के चैनल ही अलग अलग बना दें? चैनल अलग बनाते हैं, चैनल अलग बना सकते हैं, मैं भी बनाया हूँ, मेरा भी। आप मेन चैनल जो है पवन तिवारी है, हाँ। लेकिन दूसरा KW म्यूजिक के नाम से चैनल चलता है, ओके। ठीक है। लेकिन जो रिस्पॉन्स मेरे मेन चैनल पे, क्योंकि पुराना चैनल हो गया, हाँ, तो मुझे उस पर करना ही पड़ता है। ओके। अगर जो नया कर रहा है वो दोनों चीजें अलग कर, शुरू से ही कर, शुरू से अलग कर, हाँ, तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। तो एक सिंगिंग हो चाहे डांस हो, हाँ मतलब स्पेशली अपना जो लिगेसी वाले जो डांस है, चाहे वो कथक हो या फिर अपने जो लोकल वाले जो होते हैं, जैसे राजस्थान हाँ। का अलग है, यूपी का अलग, इन सब डांस फॉर्म्स में और गायकी में चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत मायने रखते हैं। जी। तो जब आप खुद गाते हैं तो जो चेहरे पे एक्सप्रेशंस आते हैं, ये पहले घर पे प्रैक्टिस किए हुए हैं छोटी उम्र में, नहीं। या गाते वक्त नहीं अपने आप नहीं, आते हैं? कभी भी एक्सप्रेशन जो है आप जब जो चीज करेंगे तभी आएगा, उसको आप बना के नहीं कर सकते इन सब चीजों में। अच्छा। कितना बनाएंगे आप, आपको फिर बनावटी दिखने लगेगा वो चीज। तो ये बॉलीवुड में तो जब सिंगर सिर्फ जब लिपसिंग कर रहा होता है तब तो वो तो हाँ, बहुत वो जबरदस्त। तो कुछ ओवर थोड़ा बहुत तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि वो दिल से निकलने लगती है। ओके। तो ये जो अब जब कोई एक्टर है हम्म, वो तो पूरा बनावटी कर रहा है। जैसे अब मेरा गाना है, ठीक है, अभी मैं जैसे लोकगीत जो है, पॉप है, जो भोजपुरी का जो मैं बनाता हूँ, उसमें अभी मैं एक्टिंग करना कम कर दिया, खाली भजनों में करता हूँ। तो जो मेरे जगह पे एक्टिंग कर रहा है वो तो ओवर ही कर रहा है वो तो ओवर ही कर रहा है। अब वो सभी करते हैं, लेकिन मैं अगर खुद वहां करूंगा तो मुझसे ओवर नहीं होगा, मैं असली चीज करूंगा, भले वो देखने वालों को कम लगे कि नहीं ये अच्छा ही कम लग रहा है। ओके। तो आपने उन वाले सॉन्ग्स के अंदर अपना खुद का जो प्रेजेंस है वो हटा लिया है? अभी फिलहाल नहीं कर रहा मैं। अच्छा, तो इसके पीछे कोई कारण कि ऐसा नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो करने का मन नहीं करता, दिल जो है अंदर से नहीं करता, तो इसलिए ज्यादातर जो है, जैसे कि बताया कि सब गाने करने पड़ रहे हैं, हर तरह के करने पड़ते हैं, तो ये होता है कि चलो इसको छाड़ दो, इसमें मैं नहीं करूंगा, इसको छाड़ दो, मैं नहीं करूंगा, ऐसे करके हटा दिया जाता है। उससे एक नुकसान भी हो सकता है कि इमेज भी कई बार फिर हाँ। इस तरह के सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि अगर ऐसी बात नहीं होती तो हम भी आपसे नहीं पूछ रहे होते कि आप क्यों हट गए। क्योंकि जैसे कि आप, हाँ, शुरू से ही चर्चा हो रही है कि भजन ज्यादा है, मेन भजन में गा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर अगर मैं अपने चैनल पे वो गाने तो कभी कभी डालने ही पड़ जाते हैं, तो उसमें वीडियो में है तो लोग कमेंट करते हैं कि अरे वो भजन गा रहे थे, ऐसा सीन कर रहे हैं ये चीजें हो जाती है। फिर वो लोगों तो को उस सब चीजों से थोड़ा सा बचने के लिए ये होता है कि चलो ठीक है, हमारा गाना तो मेन तो हम प्लेबैक सिंगर ही है ना। सही बात है। एक्टिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मेरा ऐसा कोई सपना भी नहीं है कि मुझे एक्टर बनना है। करेक्ट। अपन तो उस आत्मा से अपन को शांति या लेना चाहते हैं जो हमें सच में करके मजा आता है। हाँ सही। ठीक है। अगला मेरा एक सवाल है कि प्रमोशंस पे, हाँ तो हम सब जानते हैं कि जैसे ही किसी के फॉलोवर्स बहुत बढ़ जाते हैं, है ना, उनके जो है चैनल्स बड़े हो जाते हैं, तो उनके पास अलग अलग तरह की चीज़ों के प्रमोशंस आने लगते हैं। हाँ। तो आपके पास आए हुए ऐसे कुछ उटपटांग से प्रमोशंस जो आपको बाद में या तो मना करना पड़ा या फिर बेमन करके करना पड़ा? प्रमोशंस तो आते ही हैं, जब आपके गाने वायरल होंगे तो सीधा सभी को वीडियो, चाहे वो गाना हो चाहे किसी भी तरह का वीडियो हो, जब आप वायरल होगा तो सबको प्रमोशन स्पॉन्सरशिप मिलना ही चालू हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं मिलते हैं, ऊट पटांग हो जाता है। जैसे कि अब मैं भजन बना रहा हूँ तो उसमें पता चलेगा, कोई बोलेगा कि ये ड्रिंक का प्रचार कर दूँ, तो कैसे करेंगे। हाँ, कई जैसे अब लोकगीत होता है, जैसे हम लोगों का बना पॉप सॉन्ग, तो उसमें कुछ उस तरह का गाना है तो दिखा दिए, जैसे अब ये कप रखा हुआ है तो उसको वहाँ पे दर्शा दिया। जैसे कोई ड्रिंक का प्रचार हो गया तो कुछ ऐसा सीन बना दिए कि उसको पीते हुए दिखा दिए। तो वो सब चीज़ें होती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जब गड़बड़ है, जैसे अब वो उससे मिल ही नहीं रहा है, तो उसको मना करना पड़ता है और उस चीज़ को हम दिखा नहीं सकते।
तो उसको हटाना पड़ जाता है। आज तक ऐसा सबसे खतरनाक ऑफर जो आया हो, पैसा तो बहुत था पर फिर भी मैंने मना कर दिया? खतरनाक तो वही जैसे कि आपको बताया कि था, ड्रिंक का ही था। अच्छा। तो मैं बोला कि नहीं भाई, ये भजन वाली चीजें हैं, इसमें हम लोग, चैनल भी मेरा वैसा है तो मैं अपने चैनल पे ये चीज नहीं दिखाऊंगा। कि उसमें दिखाना था कि शराब उराब इस टाइप का। ओके। और ऐसा कोई प्रमोशन आपके पास आया जिसको आपको करके बोला यार ये तो मेरे को बहुत पसंद भी था और उसके 2 पैसे भी मिल गए, ऐसा कोई प्रमोशन कभी आपके पास आया हाँ, है? ऐसा प्रमोशन था एक। उसमें कंपनी ने, आज 2 साल पहले की बात है, कंपनी ने ईमेल किया था, बातचीत हुई, फिर वो बहुत ही बढ़िया था क्योंकि उसमें कपड़े का प्रमोशन था। ओके। तो कपड़े का तो अच्छी चीज है कि भाई जैसे किसी का मैं भजन कर रहा हूँ तो मुझे अगर कुर्ते का प्रमोशन मिल जाए, ठीक है, या मॉडल है बगल में तो साड़ी का या लहंगे का प्रमोशन मिल गया, तो इस तरह का तो अच्छा लगता है कि चलो भाई अच्छी चीज है, लाओ कर लिया जाए, कर दिया। पैसा भी मिले और वो हमसे, हमारे गाने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो चीज हाँ, अच्छा होता और नेचुरली इसमें है। फिट हाँ, भी बैठ रहा है। हाँ, हमें अलग से ऐसा कुछ मतलब एडजस्ट नहीं करना पड़ा, अपना हाँ। मन नहीं मारना पड़ा, अपनी एक होता है ना आत्मा भी नहीं बेचनी पड़ी टाइप्स, वो भी नहीं होता इन सब जी। चीजों में। अब जैसे अगरबत्ती वगैरह का हो गया हाँ कि भाई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो बिल्कुल। वो सब चीजें जब मतलब अपने वीडियो से मैच करनी चाहिए वो चीज। ऐसा नहीं है कि अब हम लोग कुछ कर रहे हैं तो उसमें पता नहीं क्या गाड़ी दिखा दें या कुछ दिखा दें, तो उस शेयर टाइप का। मार्केट के, ट्रेडिंग हाँ, के, हाँ, बैटिंग ट्रेडिंग, के, ये सब चीजें तो gambling सारा के, मैंने मना किया, कभी नहीं किया। आते हैं ऐसे ऑफर, आते हैं, बैटिंग ये गैम्बलिंग बहुत के सारे आते हैं, एप्लीकेशन के आए हैं। आए हैं। हाँ, वो तो किसी को नहीं छोड़ रहे, नहीं। सबके पास ही। अब तो जितने हाँ। भी हमारे पास यूट्यूबर्स आए हैं, और सबसे ये पूछा है हमने, चीज सबके पास आए हैं वो। सबके पास आते हैं, लेकिन हम लोगों का एक चीज और है मना करने का। ऐसा नहीं है कि कर भी सकते हैं, लेकिन हम गाने में नहीं डाल सकते ना उस चीज को। अब गाना चल रहा है, आप उसमें बीच में बोल देंगे, कैसे होगा? कैसे होगा? उसको हम नहीं कर सकते। वो सब चीजें मतलब गानों के लिए, गाने का चैनल है तो उसमें नहीं कर सकते। कोई अगर इंफोटेनमेंट चैनल है, जानकारी दे रहा है या कुछ और चीजें हैं, तो उसमें वो आदमी बोल सकता है, कि भाई ट्रेडिंग लेकिन कर गाना लो। तो नहीं रोक सकते ना आप बीच में। सही बात है। या स्टार्टिंग में ही वो प्रचार दे दिए आप, तो आदमी तो देख के टाइटल और थंबनेल आया कि अच्छा भजन सुनना है, और पता चला उसमें प्रचार ही चालू हो गया, तो उसको स्किप कर देगा, तुरंत हटा देगा, दूसरा गाना लगा देगा। ये भी। तो स्टार्टिंग में भी नहीं दे सकते हम। तो आपने जैसे बताया था कि स्टार्टिंग में कि जब आपने ये सब शुरू किया था चैनल, तब टी सीरीज वगैरह इस तरह की जो बड़ी म्यूजिक हाँ, कंपनीज हाँ, हैं, सोनी म्यूजिक है, हाँ, सारे गामा है, ये सब लोग उस टाइम से वीडियोस डालते थे। हाँ, आपने भी डालना शुरू किया, तो चलो तब तो आप एक छोटे आर्टिस्ट थे, फिर धीरे धीरे आप ग्रो हुए, आपकी ऑडियंस आज 7 लाख की है, जी, तो कभी 2, 3, 4, 5 लाख जब ये जर्नी चल रही थी, हाँ। तब इन बड़ी ब्रांड्स ने आपको कभी कांटेक्ट किया कि आप हमारे साथ आके काम कीजिए? कॉन्टेक्ट किया था। भोजपुरी में एक वेव म्यूजिक कंपनी है, कौन सी? वेव म्यूजिक। वेव म्यूजिक। हाँ, तो उसमें मतलब वो भोजपुरी की बड़ी कंपनी है, जैसे टी सीरीज है बॉलीवुड का, वैसे वो भोजपुरी की है। ओके। तो सबसे ज़्यादा लोग उसमें रिलीजिंग करते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या हुआ था कि गाने यही होते थे, कोई पैसा मतलब कंपनी किसी को लगाती नहीं थी, और ख़ासकर भोजपुरी में सब बना के ले जाके उनको देते थे कि भाई हमारा रिलीज कर दो। ऊपर से वो लोग चार्ज करते थे, रिलीजिंग के लिए भी चार्ज करते थे, आप बना के दो। सभी बहुत कंपनी थी और भी है, नाम सबका नहीं लेना चाहिए। तो सब वो लोग, आप अपना गाना बना के ले जा रहे हो, दे रहे हो उनको, तो भी वो लोग चार्ज कर रहे हैं कि भाई हमें इतना पैसा दो, तब हम आपका रिलीज करेंगे अपनी कंपनी से। तो मेरे से संपर्क हुआ, बातचीत हुआ था, वो भी थे और भी कंपनी थी 1-2, तो लेकिन वो क्या किए कि आप हमें बना के दे दो, हम रिलीज कर देंगे। तो जब मैं बना के ही आपको दूंगा तो मैं खुद अपने चैनल पे क्यों ना करूं? आप मुझे उसका कुछ देने वाले भी नहीं हो। कम ये भी बात हो सकती थी कम से कम कि भाई लो ये गाना जितना कॉस्ट लग रहा है बना के दे दो, ठीक है, प्रॉफिट नहीं दोगे तो कम से कम नुकसान तो मत करो। हाँ, नो प्रॉफिट नो तो लॉस। इसलिए मैंने कभी किसी भी कंपनी को गाना नहीं दिया। ओके। तो मतलब आए अपने पास ऑफर्स, लेकिन ऑफर्स आए लेकिन वॉलंटरीली हम जानबूझ के नहीं गए। नहीं किए, क्योंकि हमें उसमें फायदा ही नहीं है। तो अब तो आपकी 7 लाख की फैमिली हो गई, जी। अभी भी आ रहे हैं ऑफर्स? नहीं, अब तो वैसा नहीं रह गया। अब अच्छा। अब क्या है कि सब जितनी कंपनियां हैं पहले भी बड़े लोगों को ध्यान देती थी, अब तो और ज्यादा जो वायरल हो रहा है उसको उठा ले रहे हैं, बाकी लोग अपना ऐसे ही कर अच्छा। रहे हैं। अब वायरल लोगों पे ज्यादा ध्यान है, हाँ, भले वो एक ही गाना बना के खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। रानू ठीक है? मंडल ले लो। और टी सीरीज जो थी, टी सीरीज में उस लेवल का आप गाना बना के देंगे तभी वो लोग रिलीज करते हैं। करेक्ट। वो लोग पेमेंट भी देंगे, अच्छा। तुरंत नहीं देंगे। अभी भी वही सिस्टम है कि आप बनाओ, ले जाओ, उनको दिखाओ, उनको पसंद आएगा तो लेंगे, फिर उसके हिसाब से आपको
पेमेंट करेंगे। तो उस समय मेरे पास उतना बजट नहीं था कि मैं चलूँ 2-5 लाख रुपए कम से कम इन्वेस्ट करूँ एक गाने में और ले जाके उनको दूँ। सही बात है, तो वो तो उस स्टैंडर्ड का भी फिर डिमांड करते हैं। हाँ, वही बता रहा हूँ ना कि फिर उनके उनके लायक होगा तभी लेंगे। ओके, इन सबसे हटके एक मेरा सवाल है, हाँ। क्योंकि अपन एजुकेशन के चैनल पे बैठे हैं, तो एक मेरा ये मानना है, मतलब ये हम लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के बारे में सबसे जरूर बात करते हैं। तो आप भी एक आर्टिस्ट हैं, आप सॉन्ग्स लिखते भी हैं, गाते भी हैं, ऐसी बहुत सारे लोग म्यूजिक अलग भी अलग बनाता हूँ। म्यूजिक भी बनाते हैं। जी। तो एक तरह से ये भी एक ट्रेडिशनल स्किल है हाँ, ना? ट्रेडिशनल क्या बोले, मतलब ये तो स्किल है ही है, और है। बहुत बड़ी स्किल है। ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं, बट ये स्किल्स अपने फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। नहीं है। सिंगिंग, म्यूजिशियन बनने का, और सिंगिंग तो है, सिंगिंग तो सिखाते हैं लोग, लेकिन म्यूजिशियन नहीं बनाएगा कोई जल्दी आपको। नहीं, मतलब अपने एजुकेशन सिस्टम में अपने किसी क्लास में सिंगिंग नहीं, क्लास में नहीं, हाँ वही तो मैं बोल रहा वो हूँ। अलग से डिपार्टमेंट है। अच्छा, डिपार्टमेंट ये अलग है। हाँ, वो भी कॉलेजेस में है, स्कूल में थोड़ी होगा। नहीं, तो आप नहीं कोई प्राइवेट सिखाएगा आपको। हाँ, मतलब अगर वो तो वही है ना कि जैसे हमें स्केटिंग सीखने में बाहर जाके सीख रहे हैं, हाँ। हमें कराटे सीखना है बाहर जाके सीख रहे हैं, हाँ तो हमारी खुद की जो एजुकेशन सिस्टम हमारी खुद की जो है, जी। वो इन सब चीजों पर काम आज भी नहीं करती। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अब इस पे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक जैसे हर क्लास में, स्कूल में हर चीज़ का एक सब्जेक्ट बना हुआ है, वैसे ही म्यूजिक का भी अगर बना दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। कम से कम जो बच्चे सीखना चाहे, जिनका मन है, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और ये भारत सरकार की प्रॉब्लम ही है एक हिसाब से कहें तो, जो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और क्या, संगीत हो गया, डांस हो गया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इनमें लाखों हजारों लोगों जी, को रोजगार मिल बहुत सकता है, और रोजगार अच्छा है, पैसा लोग इसमें- रोजगार भी मिलता है। उसके बाद अगर कोई, मैं ही जैसे अब सिंगर बना, तो मेरे पीछे कितने लोग को रोजगार मिल रहा है मेरी वजह से। और क्या, एडिटिंग टीम आपके पास में है, प्रोडक्शन में जी। लोग हैं, स्टूडियो में लोग हैं, जी तो इतने हर लोगों को नौकरी तो मिलती ही है। हाँ, वो तो है ही। बहुत है। तो इसी से अपन थोड़ा सा अगर मतलब एक तो एजुकेशन सिस्टम अगर बनाने वाले तो आखिर में देखो हमारे हाँ। पॉलिटिशियंस ही होते हैं। जी तो आपकी फील्ड में भी जो हैं लोग इतने बड़े हुए के बाद में पॉलिटिक्स में चले गए, हाँ। है ना? चाहे मनोज तिवारी जी को ले लो, और जो एक्टर्स वगैरह में निरहुआ जी को ले लो, फिर आपके रवि किशन जी को ले लो, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे आपकी इंडस्ट्री से ही उठ के वहां तक गए हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने वहां जाके इस इंडस्ट्री को भूल ही गए, इस इंडस्ट्री के लिए कभी कुछ किया? अब देखिए, आगे जाके तो सब लोग भूल ही जाते हैं। आगे जाके सब भूल जाते हैं। ऊपर ऊपर की कहने की बात है कि अच्छा हम भोजपुरी के लिए ये करना है, वो हाँ। करना है, फिर उसके बाद वो अपने काम में लग गए। अब जैसे रवि किशन जी हैं, तो वो सब दूसरी चीज़ों में लग गए, और मनोज तिवारी जी हैं, वो दिल्ली में डिपार्टमेंट ही चेंज हो गया एक हिसाब से, बिल्कुल, वो भोजपुरी से हट ही गए। हाँ ठीक है। बस अपने चैनल, उन्होंने भी अपना चैनल बनाया हुआ है, तो अपने चैनल के लिए गा देते हैं। कोई दूसरा कभी कभी कुछ उनके पहचान के लोग हैं उस पे गाते हैं, तो गाना भी उन्होंने एकदम ना के बराबर ही कर दिया है। तो आगे जाके खाली बस जब तक है, जैसे अब मैं बैठा हूँ तो मैं बोलूँ अरे मैं ये हो जाऊंगा तो ये करूंगा, वही वाली बात है। ज्यादा कोई मतलब कुछ कर नहीं रहा है। हाँ, मतलब किसी ने भी नहीं किया, नहीं, मोटा मोटी ये थोड़ा सच्चाई मोटा है। किया होगा तो किया थोड़ा होगा। मोड़ा ही करते हैं, ये हाँ। सच्चाई है। सच्चाई है, इससे हम भाग नहीं सकते, ना वो झूठ बोल ये सकते। सच्चाई है। और पार्टीज भी इन लोगों को जो चेहरा बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि दिल्ली में बहुत सारे लोग, बिहार और भोजपुरी बोलने वाले लोग जो है वहाँ पे हैं। हाँ। तो उनको ये लगता है कि हाँ हमारा आदमी जो है वो इस पार्टी का इतना बड़ा जो है इस पोस्ट पे बैठा है। अभी तो बीजेपी प्रेसिडेंट भी थे। तो कहीं ना कहीं ये वोट लेने की ही मतलब है कि फेमस कलाकार है, इनको लाओ बैठाओ और सारे लोगों को बोलो कि देखो हम तुम्हारे ही हैं, वो और तो उनका वोट लो। वो तो सच्चाई है, चेहरा देख के तो लोग आते ही हैं। अच्छा, और ये बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, कड़वा सच है कि अच्छा, अब जैसे मैं सिंगर हूँ, ठीक है, मेरे नॉलेज जो है वो गाने में सीमित है एक हिसाब से बोले। बाहर की चीजें भी लेते हैं हम लोग, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं, तो दिन भर तो दिमाग में वही चलता है बिल्कुल कि कल ये बनाना है, परसों ये बनाना है। तो मैं तो उस मान लीजिए राजनीति के बारे में या और किसी चीज़ के बारे में इतना नॉलेज नहीं लूँगा, समय ही नहीं है कि कैसे क्या होगा। तो अगर मुझे उठा के नेता बना दिया जाए तो मैं क्या करूँगा? हाँ, और ये होता भी है। वही सबके साथ है। हाँ, मतलब मैं कि बस एक नाम से बन गए, लेकिन कुछ लोग तो हैं जिनको कुछ अता पता भी नहीं है उसका। मतलब हो सकता है कि 50-60% बहुत अच्छा कर भी लेते होंगे, कर भी ले, लेकिन
मेजोरिटी तो कभी नहीं करती, और नहीं। मेरे हिसाब से 50% में बहुत ज्यादा मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ बहुत ही कम परसेंटेज ऐसे हैं जो वहां जाने बाद में इतने सक्सेसफुल राजनेता बनते हैं जो सच में वापस से समाज के भले का काम करते होंगे। हाँ बट बहुत सारे लोगों सब के बारे नहीं। में इमेज यही है कि नहीं करते। नहीं, अब हमें सच्चाई तो नहीं पता, लेकिन अधिकतर जो सुनते हैं वो तो यही है कि नहीं करते। सही बात है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आप मनोज तिवारी जी को ही सुनते थे जब आपने शुरू किया था हाँ। गाने सुनना। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट शायद आपके ऊपर उनका बना होगा। हाँ जैसे उन्होंने पहले माता जी के भजन गाए, वैसे आपने भी उन्हीं भजनों से शुरू किया। जी अब आज वो बीजेपी पार्टी में इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए, बट आपके चैनल पे उनकी फोटो यूज किए हुए बहुत सारे वीडियोस हैं। जी तो आपका उस वक्त उनसे कोई फॉर्मल कोलैब था, या आपने उनकी फोटोज किस पर्पस के लिए यूज की हुई है उन जी वीडियोस में? उनके मेरे पास गाने हैं। एक कंपनी थी, म्यूजिक कंपनी, बहुत पहले वो बंद हो गई, तो उससे मैंने वो परचेस किया हुआ था गाना। अच्छा। एक एल्बम था, उसमें 8 गाने हैं लगभग। तो वो मेरे चैनल पे मैंने अपलोड किया था स्टार्टिंग में ही। जैसे आपको बताया कि मैं 2016 में स्टार्ट किया, तो 2017 से मैंने वो सारे गाने अपलोड किए। फिर उससे भी चैनल को ग्रोथ मिली मेरे। हाँ, सबसे ज्यादा व्यूज, मिलियंस ऑफ ते- व्यूज वाले वीडियोस हैं हाँ वो। करोड़ों में व्यू है। हाँ। तो उसके बाद उससे ग्रोथ मिली मेरे चैनल को, और बेनिफिट भी हुआ। मैंने वो चैनल, कंपनी बंद हो गई थी तो पहचान में थे, तो उनसे मैंने वो गाने खरीद लिए। तो वो यूज होते हैं, आज तक यूज होते हैं। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है, तो लोग सुबह सुबह लगा के लाइव स्ट्रीमिंग भी लगा देते हैं, गाने 8-10 गाने 20 गाने चलते रहते हैं उसमें। हाँ हाँ हाँ। तो वो आपको दिखते होंगे कि हाँ रेगुलर उसमें अपलोड हो रहा है। ओके, तो इस वजह से कभी मनोज तिवारी जी की टीम से कभी कोई आपको आया कि अरे अब तो हमारे ही फोटो वीडियो नहीं, यूज जब करना आपके बंद पास कंटेंट है तो कोई क्यों बोलेगा। कर। नहीं, वे कई बार होने पे भी बोल देते हैं कि भाई मत डालो। नहीं, मना ऐसे नहीं कोई करते। नहीं करता। नहीं करते। क्योंकि आप जब आपने जैसे मेरे गाने खरीद लिए, तो आप चाहे जैसे ही उसको यूज करो, मुझे उससे क्या मतलब। क्यों, आपने मुझे पैसे पेड कर दिए, तो आप उसको आप जीवन के लिए तो खरीदे हो। आप चाहे जितनी बार यूज करो उस चीज को। हाँ, आइडियली तो यही होता है, बट कई बार ऐसा होता है ना कि कंट्रोवर्सीज होती हैं कि लोग मना करते हैं। नहीं, पर्दे के मना नहीं पीछे से, करेगा कभी कोई। नहीं। ऐसे कोई मना नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि सब लीगल चीजें हैं। तो ठीक, अब अपन वापस चलते हैं उस पुराने टॉपिक पे जो पहले अपना अचानक ही शुरू हो गया था जी। भोजपुरी गानों में वल्गैरिटी को लेके। बट मैं वल्गैरिटी के बारे में डायरेक्ट बात नहीं करना चाहता। हाँ बट कहीं ना कहीं उन गानों में एक फीमेल को ऑब्जेक्टिफाई करके तो दिखाया ही जाता दिखाया जाता है ना, चाहे वो गाना ही फीमेल के ऊपर होता है। हाँ, शब्दों से तो कर ही रहे हैं। और जिस गाने के बारे में आपने जिक्र किया, रिमोट से उठा देंगे, हाँ है ना, और भी इस तरह के बहुत गजब गजब गाने हैं। क्योंकि मैंने जब इंजीनियरिंग की थी तो मेरे साथ में बिहार से मेरे बहुत दोस्त थे। तो जब जिस दिन शनिवार को पार्टी होती थी फ्लैट पे या बाहर, तो सारे बॉलीवुड के थोड़े चलने के बाद में बोलते थे अब रुको तुम, अब कुछ गाने हम चलाते हैं। वो सुनो। वो सुनो। और वो कभी भी ये नहीं बोलते थे मैं सुनाता हूँ, हाँ। वो अकेला भी होगा तो बोलते कि हम सुनाते हैं। हम सुनाते तो इस चीज पे हमारे कॉलेज में काफी मजाक भी चलती थी कि हम मतलब कौन, मतलब हम। हाँ वो हमारी भाषा ही है, हाँ, भाषा भी है वो, जो और- उत्तर प्रदेश बिहार की। तो वो Correct. हम जैसे हम लोग बोलते हैं अपने भोजपुरी में बोलेंगे अवधी, मेरी अवधी है भाषा। हम्म। तो भोजपुरी टच है क्योंकि बनारस से सटा हुआ है, बनारस से भोजपुरी चालू हो जाता है। हम्म। तो वो हम है, हम शब्द ही है। जैसे मैं नहीं है हम लोगों की भाषा में, हम है। हाँ, वैसे तो अच्छा है, मैं को घमंड से जोड़ के देखा जाता है। हाँ तो वैसे तो अच्छा है कि भाई हम मतलब एक पॉजिटिव वाइब है कि हाँ। हम बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलने वाली जी। सोच है। हाँ तो हो सकता है इस भाषा की जब उत्पत्ति हुई होगी तब शायद इस हाँ। वजह से बनाया हो। हाँ तो वो तो हो सकता है। तो मैं अपने सवाल पे आता हूँ कि तो वो जो ऑब्जेक्टिफाई करके दिखाया जाता है, तो ठीक है, अपन को उनसे डायरेक्ट लेन देना नहीं है। लेकिन जब आपने भी इस तरह वाले जब गाने गाए, आपने कहा कि आपने उस लाइन का तो ध्यान रखा, और अब तो आपने बहुत ही अच्छा कर दिया कि आप उससे खुद भी हट गए। खुद भी हट गया। लेकिन आज से अगर आप आगे जाके और बड़ा चैनल आपका बनता है, भगवान करे जल्दी बने भी, जी। आज 7 लाख हैं, आगे हाँ। चल के भगवान करे कि 7 से 70 लाख और उससे भी ज्यादा आगे जब जाए, जी, आप तब जाके इस चीज को कभी कम करने के, बंद करने के लिए कुछ करना चाहोगे? मैं तो आज ही चाहता हूँ कि ये चीज बंद हो जाए। लेकिन पैसा कमाने के लिए नहीं कर पाते। मैंने आपको बताया पहले ही कि बिजनेस है, बिजनेस है। तो वो पूरी तरह से तो बंद नहीं हो सकता है जब तक गवर्नमेंट बैन ना लगा दे कि ये चीज बनना ही नहीं चाहिए। अब वो गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है। बहुत लोग उस पर आवाज उठा रहे हैं कि इसको बंद कर दिया जाए वल्गैरिटी को। लेकिन जब जैसे कि बताया गया था, पहले मैंने बताया कि सुनने वाले ही वही हैं। 80% जो लोग हैं भोजपुरी के, वो वही सुनना चाहते हैं। और भी भाषाओं में है, ऐसा नहीं है, लेकिन भोजपुरी में ज्यादा है। उसमें ज्यादा है। 10 गाने आ रहे हैं तो उसमें से आपको 6-7 गाने ऐसे मिलेंगे जो कि उसी तरह के होंगे। ठीक। तो अब मैं उन टॉपिक से हट के अब वापस आते हैं अपन थोड़े पॉजिटिव वाइब्स की तरफ, जी। भगवान के भजनों की तरफ।
भोजपुरी गानों की बात हो चाहे भोजपुरी वीडियोस की बात हो और उस टॉपिक की बात ना हो, हाँ तो मैं इस सवाल को एक्चुअली लेना नहीं चाहता था, लेकिन जितने वीडियोस हम देख रहे थे उसमें ये चीज इतनी कॉमन थी, तो मैंने सोचा कि यार एक बार इस सवाल पे मैं राय तो जरूर लूंगा कि अगर आपके बस में कभी इतनी पावर हो तब हाँ। आप इसको बदलना चाहोगे या नहीं, तो इस वजह से मेरा ये सवाल था। अच्छा तो अब अपन आगे बढ़ गए, अब भगवान वाली बातों पे, भजनों वाली बातों पे आते हैं कि इतने साल से भजन गाते गाते आपको अपने अंदर क्या लगता है कि क्या परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन को अगर हमारे आज के जो युवा लर्नर्स हैं, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब की चैनल की ऑडियंस है मेजोरिटी सिर्फ 25 साल से अंदर अंदर की है, जी। तो इस एज को, इस जर्नी से जो आपने सीखा होगा, आप में जो परिवर्तन आया होगा, आप उसको इस तरह से बताएं कि अगर वो बच्चे अगर आज उतनी पूजा पाठ या भजन जो भी है नहीं करते हैं, तो वो अगर शुरू करें तो क्यों? देखिए, मेरा जो था शुरू करने का, जो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बिजनेस के लिए शुरू कर दिया या भजन करने लगा। परिवार, मेरे फैमिली सब ब्राह्मण है, मेरे पापा पंडित, मेरे दादाजी पंडित, ठीक। तो पूजा पाठ तो घर में पहले से ही चल रहा है, माता जी को मैं बचपन से मानता हूँ, ठीक। तो उस हिसाब से मैं भक्ति में तो पहले से ही हूँ, पूरा परिवार है, तो उसमें थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी इस चीज़ पे होता है, असर डालता है कि आपके घर वाले कैसे हैं, तभी आप भक्ति भजन में लग पाते हैं। नहीं तो अब कोई है, किसी को पता ही नहीं है, कोई भजन नहीं करता, सब काम काज में लगे हैं, कोई पूजा पाठ उतना नहीं करता, तो बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। तो इसमें फर्क तो पड़ता है, देखिए जिंदगी में फर्क पड़ता है आपको, भगवान के पूजा पाठ से नुकसान नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 3 पॉइंट में मुझे वो 3 फर्क बता दो तो आप बता पाएंगे? जैसे क्या मतलब फर्क पड़ता है? हम कहते हैं हाँ। कि हाँ हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी हाँ। आती है जो भी है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, हाँ, बट अगर उसको शब्दों में बताना पड़े और मैं कहूँ सिर्फ 3 ही पॉइंट में बताना चाहें, तो हम कैसे बताएं बच्चों को कि वो क्यों करे पूजा पाठ अगर उनको करना हो? शब्दों में तो देखिए खुल के तो कोई इसका कोई बता ही नहीं सकता है कि ये चीज है, लेकिन अपने अंदर एक होता है कि हाँ, कि मैं अब जैसे माता का पूजा किया मैंने, दुर्गा माता का, तो उनके आप मंदिर में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ है, मिला कहीं, जैसे भेंट हो गया। और उसके बाद आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके जो है हर चीजें सही होती हैं, दिमाग भी फ्रेश रहता है, ठीक है। सुबह जैसे उठे, नहा लिए, उसके बाद पूजा पाठ करके फिर काम काज चालू किए, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम वो सब रूटीन फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस बढ़ता है, फोकस हम अंदर बढ़ता से अच्छा है, फील करते हैं, अंदर से फील बढ़ता है, और उसके बाद अब भगवान का आशीर्वाद भी तो मिलेगा। कहीं ना कहीं तो कुछ तो कोई शक्ति हाँ, है और वो भगवान शक्ति ही तो है ही, शक्ति तो है। अब उसको खुल के हम नहीं, किसी के पास शब्द नहीं है उस चीज को बताने का, ठीक है, वो आप खुद अनुभव करेंगे। ठीक है। तो आपके ऊपर भगवान की कितनी कृपा हो रही है आपके चैनल से? बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। बहुत कृपा और- है, बस उन्हीं की वजह से चल रहा है उन्हीं की कृपा है बस, माता की। नहीं, एक वो सवाल होता है ना कि आखिर कमा कितना लेते हैं, तो अगर मतलब ऐसे एग्जैक्ट नहीं भी बताना चाहें बट एक हाँ। रेंज बताना चाहें कि हाँ। भाई इतने से ऊपर तो मैं कमाई लेता हूँ हर महीने मिनिमम। वहाँ हर महीने तो एवरेज आप देखेंगे तो 5 तक 10 तक कभी भी कुछ भी हो जाता है, अच्छा, 5 से 10 रहता ही है। जिस दिन कृपा कम है तब 5 तो हो ही जाता है जिस महीने कृपा ज्यादा है उस अब वक्त उतनी 10 भी कृपा चला तो जाता है। रहती ही है, उतनी तो रहती ही रहती है। ही है। तो देख लो पूजा पाठ का फर्क है, सिर्फ 15 साल में पैकेज जो है पर मंथ 5 से ऊपर है मिनिमम, मिनिमम। उसके बाद में 10-15 भी होता रहता है। तो अगर ऐसी पूजा पाठ मैं भी शुरू करने वाला हूँ अब कल से सबको करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब पूजा पाठ से किसी को नुकसान होगा। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि अब ये जो जर्नी है आप हाँ। आगे इसको किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? आप सिर्फ यूट्यूब चैनल तक ही सीमित अपने आप को रखना चाहते हैं, या आप इसके अलग अलग, जैसे आपकी अपनी वेबसाइट या आपकी अपनी ऐप, या मतलब टेक्निकली आप अपने आप को और बड़ा कैसे करने का सोच रहे हैं, या सिर्फ यूट्यूब पे ही रहना चाहते हैं? नहीं देखिए, मैं तो, मेरा प्लान ये है भी 1 साल से मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उसके लिए और ऑडियंस चाहिए, तो ऑडियंस पहले बढ़ जाए तो मैं खुद का एक एप्लीकेशन अपना बनाना का सोच रहा हूँ, 7 और एक लाख कम पड़ वेबसाइट। रही है एप्लीकेशन बनाने के लिए? जी नहीं, देखिए अब ये भी एक सच्चाई है, आप बता देता हूँ मैं, आप जब सवाल आ ही गया है तो यूट्यूब में क्या हो गया है, जो सब्सक्राइबर है जरूरी नहीं है कि वो आपको देखे, ये भी सही बात। जी ऐसे देखिए अगर, तब तो हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो डेली 7 लाख व्यू तो हो ही जाना चाहिए एक वीडियो अपलोड हुआ तो, हाँ। लेकिन नहीं होता है। आप ट्रैफिक सोर्स देखेंगे तो नॉन सब्सक्राइब में ही आएगा 90%। अच्छा, 90% 90% नॉन सब्सक्राइब आते हैं, ओके। सबके आते हैं, हाँ मतलब परसेंटेज तो खैर वो तो हमारा भी काफी बड़ा रहता है, क्योंकि पर जब 90% जो नहीं है। सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल जैसे, हाँ। तो वो आपका
आ गया वो फीड में, उसके जब लायक होगा मतलब उसके देखना होगा तभी उस पर क्लिक करेगा। हाँ, नोटिफिकेशन भी आए तो भी लोग। सही है। तो आप कितने फॉलोवर हो जाने के बाद में मैं आप सोच रहा हूँ कम से कम 2 मिलियन हो जाए, 20 लाख सब्सक्राइबर अगर पहुंच जाए जब, तब करा जाए। तो जैसे अभी 7 लाख है तो मान लीजिए उसमें से 1 लाख ही मैं पकड़ के चलता हूँ कि 1 लाख लोग ही देख रहे हैं ओके, जो सब्सक्राइब किए हुए। अगर 20 होंगे तो वो आंकड़ा 5 से 10 का जाएगा। तब कुछ मैं सोच सकता हूँ कि हाँ वो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको मैं लिंक दूंगा या बताऊंगा, तो वो मेरे एप्लीकेशन जाके डाउनलोड करेंगे। ठीक है। तो अब इससे सवाल कि 7 लाख से 20 लाख तक के बीच में अगर भगवान ना करे, हाँ वैसे तो अपने पास कृपा है, हाँ बट आजकल जो है हमारे अमेरिका से संबंध इतने कोई खास नहीं है। हाँ, अगर रोज खराब हो रहे हैं। हाँ, और हो सकता है कहीं आगे 3.5 साल और बच्चे हैं बाबा के, मतलब हमारे योगी बाबा के नहीं, उधर ट्रम्प बाबा के, अगले 3.5 साल में अगर उन्होंने कोई कांड वांड कर दिया हमारे हाँ। साथ तो, और यूट्यूब किसी कारण से आपका चैनल बंद हो जाता है, जी, तो फिर आपके पास बैकअप क्या है? बैकअप तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि मैं म्यूजिक बनाता हूँ खुद, तो म्यूजिक मैं सिर्फ अपना नहीं बनाता, अच्छा, और भी लोगों का बनाता हूँ, ओके, उनको बना के देता हूँ। सही है। तो एक बैकअप वो है मेरा, वो सबसे बड़ा बैकअप है। हाँ, मतलब एक बार इमरजेंसी फेज में तो मैं उसके दम पे ही निकल दम जाऊंगा। पे निकल जाऊंगा ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा हो ही जाता है तो फिर जो हम सोच रहे हैं कि भाई 20 लाख पे किया जाएगा वो फिर तुरंत करना पड़ेगा। थोड़ा ग्रो होने में कम टाइम लगेगा लेकिन फिर तुरंत करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी मतलब लंबे सवाल तो हमने काफी पूछे, अब अपन चलते हैं एक रैपिड फायर राउंड जी। की तरफ। ज्यादा सवाल नहीं है, 5-7 सवाल ही अपन उसमें करेंगे। हाँ आपको या तो एक शब्द में या मैक्स टू मैक्स एक लाइन में या फिर हाँ या ना में जवाब देना है इन हाँ। सवालों का। पहला सवाल है, आप जब भक्ति के गानों की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं हाँ। तो जैसे ही कैमरा बंद होता है तब भक्ति भी बंद हो जाती है? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, हाँ कई बार जैसे हीरो वगैरह ये कुछ गलत रोल करते हैं, या कई बार जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती हैं कुछ गलत रोल करती है, तो क्या बोलती है, हम तो एक आर्टिस्ट हैं, स्क्रिप्ट की डिमांड थी इसलिए हमने ऐसा सीन दिया। देखिए मैं वो उसका पहले ही जवाब दिया था मैंने कि वो एक्टर हैं, जब एक्टिंग करेंगे तो वो फेक ही होगी। लेकिन हम गा रहे हैं तो जब तक उस चीज को फील नहीं करेंगे तो अच्छा बनेगा ही नहीं। अगर बॉलीवुड से हाँ कभी आपको कोई आइटम सॉन्ग लिखने का ऑफर आए, हाँ। लिखोगे? नहीं, भक्ति लिख दूंगा। जैसे आपने लगातार सीरीज में भजन के सॉन्ग्स डाले, हाँ व्यूअर्स ना बढ़ रहे हैं, थोड़े मोड़े कम ही हो रहे हैं, हाँ तो बीच में थोड़ा सा तड़कता भड़कता वाला गाना हाँ। डाल के अपने अकाउंट को बूस्ट करा है? हाँ अभी पिछले महीने में ही किया है। कितने ऑनेस्ट है यार सब। इसमें क्या झूठ बोलना है, सभी करते हैं। एक मतलब एक मार्केट में ना वो चलती है, एक प्रोपेगेंडा टाइप चलता है, हाँ अच्छा है बुरा नहीं है, लेकिन हाँ। हर किसी पे सूट नहीं होता होगा मेरे हिसाब से, जी। कि लोग बोलते हैं कि यार 9 to 5 की जॉब छोड़ के अपना हाँ। बिजनेस करना चाहिए। हाँ तो उसी से हमने आपसे पूछने के लिए सवाल बनाए हैं कि 9 to 5 वाली जॉब बेटर है या वो सब कुछ छोड़ के यूट्यूब में कैरियर बनाना बेटर है? छोड़ के नहीं सही है। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो उस चीज को छोड़ के मत करिए, जॉब के साथ साथ पहले साथ साथ करिए पहले। जब वो आपका स्टेब्लिश हो जाए तब आप छोड़ने का सोचिए, ठीक है, नहीं तो आप तुरंत गिर जाएंगे। ठीक है। तो हमने पॉलिटिशियंस के बारे में बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी बुराइयां करी, चुगलियां करी। उसमें भी एक सवाल है जी। कि अगर कभी जब आप बोलो कि 2 मिलियन पहुंच जाएंगे, भगवान करे 5-7 मिलियन पहुंचे और तभी हमारा फोन उठाएं, जी अरे एकदम हमेशा। तो उस वक्त अगर आपको बीजेपी से फोन आता है जी। या मनोज तिवारी जी फोन कर देते हैं कि पवन तिवारी जी हाँ आपको मैं अपनी पार्टी में सीट दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ आपको ये ऑफर है कि आपको मनोज तिवारी के साथ में मनोज तिवारी जी के साथ में गाना गाने का वीडियो में मौका मिले, हाँ। आप किस चीज को पिक करेंगे? गाने को। बीजेपी की सीट नहीं लेंगे? नहीं ठीक है, पहले इतना कुछ बोल चुके हैं इस वजह से या सच में ही? नहीं, सच में। चलिए ठीक है, तो रैपिड फायर का सिलसिला अपन यहीं खत्म करते हैं। जी। तो मेरा आपसे मतलब ये रहेगा कि आपने इतनी जो लंबी जर्नी जी, देखो 15 साल किसी भी कैरियर में देना, हाँ उसके बाद में ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिल चुका होता है। तो उन सारी सीखों के हिसाब से जितनी हाँ। भी आपके पास रही हैं, उनमें से कोई बहुत तगड़ी सीख जो आपके पास आज भी रहती है, और जिस भी दिन आप बहुत डाउन फील करते हैं या फिर जिस दिन आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो एक ऐसी कौन सी सीख है जो आपको हमेशा ना ये मतलब हिम्मत देती है कि यार चल बढ़, आगे बढ़, करना है करना है करना है? ऐसी कौन सी देखिए सीख ऐसे है? तो बहुत बार हुआ है कि होता है कि नहीं, काम अब एकदम डाउन हो गया, कुछ नहीं चल रहा है, तो ये हो जाता है कि अब क्या किया जाए। फिर दिमाग जाता है कि कुछ और शुरू कर दिया जाए छोड़ छाड़ के। लेकिन फिर होता है कि जैसे पीछे काम देखते हैं अपना कि अच्छा ये 1 साल पहले भी तो हुआ था ये चीज़, फिर भी हम सही हो गए, आगे बढ़ गए। तो ये दिमाग में आ जाता है कि नहीं हाँ ये अच्छा हो जाएगा, जो भी खराब हुआ था
मतलब एक हिसाब से जैसे आप प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ कि जब अगर कुछ खराब हुआ है वो अच्छा होने के लिए हुआ, ये दिमाग में रहता है। तो ये सोच के हमारे बच्चों को भी आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो गाइज ये देखिए, आप 15 साल का जो एक्सपीरियंस होता है ना, उसमें भी पॉइंट कहीं ना कहीं बार बार दिमाग में आता है कि कुछ गलत हो रहा है तो मैं इसको सही कैसे करूं। बट पीछे मुड़ के जब वो आदमी अपनी जर्नी पे देखता है तो उसको हाँ। वहां से हिम्मत मिलती है कि पहले भी हुआ था पहले भी हुआ था और तब भी वो- मैं से निकल कर हाँ, आया। होता है, हमेशा होता है, सबके साथ होता है। लेकिन कई बार बच्चे डिप्रेशन में जब जाते हैं तो उस चीज को भूल जाते हैं भूल कि जाते हैं। ये अंत नहीं है, अंत नहीं। ये आगे फिर होगा। तो आप जब इस एज में हैं अभी, और आपकी तो मैं कहता हूँ कि अभी एज जस्ट कैरियर की शुरू हुई है, राइट? तो अभी अगर कुछ हम स्लो भी हैं, पीछे भी हैं, तो कुछ बिगड़ा नहीं है। नहीं, आप ये हिम्मत बांध के चलें कि आगे अच्छा हम कर पाएंगे और करेंगे। और दूसरों को भी देखिए, जैसे आपने अपने आसपास देखेंगे कि आप चलिए, मान लीजिए आपकी सैलरी है 40,000 50,000, जो उसको देखिए जो 10,000 में कमा रहा है, उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं अच्छी जगह हूँ। हाँ, पर आदमी क्या करता है कि अपने से गिने चुने उन लोगों की तरफ देखता है जो उससे बहुत ज्यादा उससे कमा ऊपर रहे हैं। है। सीधा सुंदर पिचाई से वो अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। नहीं, कभी ऐसा लगे कि नहीं मैं तो बहुत बेकार हूँ या मेरा सही नहीं है, काम का सही नहीं चल रहा है, तो ऊपर वालों को कम देखिए, नीचे वालों को एक बार देख लीजिए, हिम्मत बंदी रहेगी, हिम्मत बनेगी, पक्का बनेगी। तो गाइस, मैं तो बहुत जो है इस आज की पॉडकास्ट से खुश हुआ। मैंने मतलब आप मान के चलेंगे जितने हमने सवाल तैयार किए थे ना, उसमें 50% मैंने आज डिस्कस किए ही नहीं। उल्टा मेरे मन में जो सवाल आए मैंने वो ज्यादा पूछने की जो है हिम्मत की। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि इतने मतलब मेरे हिसाब से कई सवाल मुश्किल थे जो कुछ लोग हिचकिचाते या हाँ। सेफ इमेज के लिए मना कर देते कि हाँ। नहीं नहीं कट कर दो, जी। लेकिन इन्होंने इतना खुल के उसको जो है एक्सप्लेन करा, बताया। हाँ, जो इनको गलत लगा उसको गलत ही बोला, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार जी। फिर से देता हूँ। और मैं विश करता हूँ कि अगली बार जो है 7 लाख की जगह 10-15 लाख जब हो तो हम आपको दोबारा बुलाएं, दोबारा और जरूर। फिर से हम जो है इस तरह की बातें जरूर। करें, बैठें और आनंद लें। इससे भी बड़ी बातें हो। हाँ, इससे और बड़ी बातें हों कि हाँ। भाई ये अचानक क्या किया। कुछ और एक्सपीरियंस जुड़ेगा उसमें। बिल्कुल, हाँ, वो तो जी। ही, जब 7 हाँ। लाख में इतना एक्सपीरियंस आया तो 70 लाख 15 लाख में और जी। ज्यादा एक्सपीरियंस तो आएगा ही आएगा। तो थैंक यू सो मच सर। जी।